सवाल था 8 तक पाठ्यक्रम अनुमोदन करा लेते हैं आपसे, तो क्या आरटी के एडमिशंस बंद होंगे? नहीं होंगे। आपकी 8वीं तक की राजस्थान सरकार की मान्यता ऐसे कैसे रहेगी? हम मान्यता नहीं ले रहे, हम आपके पाठ्यक्रम का अनुमोदन कर रहे हैं। किसी तीसरे साथी का सवाल था कि क्या मैं अभी हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूं, भारतीय शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेने के बाद मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकता हूं? तो नई शिक्षा नीति 2020 बहुत स्पष्ट करती है कि भाषा की स्वतंत्रता, भाषा चुनने का अधिकार बच्चे को होना चाहिए, न कि स्कूल को और शिक्षा विभाग को। अतः आप एक बार अगर हिंदी मीडियम और भारतीय शिक्षा बोर्ड से पाठ्यक्रम अनुमोदन करा सकते हैं तो आप दोनों भाषाओं में या किसी भी भाषा में जिसे बच्चा पढ़ना चाहते हैं पढ़ा सकते हैं। एक साथी का सवाल था कि 5वीं और 8वीं बोर्ड नहीं देना चाहते हम, तो क्या होगा? क्या उसकी छूट मिल जाएगी? भारतीय शिक्षा बोर्ड केंद्र सरकार द्वारा का बोर्ड है, पतंजलि उसकी स्पॉन्सर बॉडी अर्थात उसका संचालन कर रही है, सरकारी बोर्ड है। और केंद्रीय बोर्डों में जैसे सीबीएसई में, आईसीएसई में 5वीं और 8वीं बोर्ड नहीं है। तो जब आप भारतीय शिक्षा बोर्ड से पाठ्यक्रम का अनुमोदन करा लेते हैं तो आप नेशनल बोर्ड के हो गए। जब नेशनल बोर्ड में है ही नहीं तो आपके भी नहीं लगेगा। अब आप कहें उसकी छूट कैसे मिलेगी? तो अगर आपको याद हो तो राजस्थान सरकार 5वीं और 8वीं बोर्ड के जब फार्म भराती है तो एक लेटर निकालते है, उसमें लिखती है कि सीबीएसई एनसीईआरटी पाठ्यक्रम सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों को इससे छूट रहेगी। अब चूंकि अब तक भारतीय शिक्षा बोर्ड अब नया है तो भारतीय शिक्षा बोर्ड भी लिखा हुआ आने लग जाएगा, यानी केंद्र शिक्षा बोर्ड के बच्चों को छूट है तो भारतीय बोर्ड के बच्चों को भी छूट होगी। कुछ लोगों का, ग्रामीण वालों का सवाल था कि साहब हम 5वीं और 8वीं बोर्ड नहीं लेंगे, हम तो कराना चाहते हैं क्योंकि हमारे फीस आती है इससे। आप समझे, ग्रामीण क्षेत्रों में फीस आती है तो हम लेना चाहते हैं। तो उनके लिए भी समाधान ये कि भारतीय शिक्षा बोर्ड से हमने चेयरमैन साहब से निवेदन किया था, भारतीय शिक्षा बोर्ड का पोर्टल बन रहा है और वो जल्दी ही आ जाएगा। जैसे राजस्थान का आरटी पोर्टल है या सीबीएसई का वैसे पोर्टल आ जाएगा। उस पोर्टल पर हम आपको एक तो एग्जाम के पेपर देंगे, शेड्यूल तो आएगा ही आएगा। 5वीं और 8वीं बोर्ड के एग्जाम के पेपर हम आपको लास्ट टाइम पे देंगे, उसको आप प्रिंट आउट करके बच्चों को देकर एग्जाम ले सकते हैं। उसके अंक आप पोर्टल पर अपलोड कर दोगे और फिर रिजल्ट भारतीय शिक्षा बोर्ड एक दिन जारी कर देगा। तो बच्चों के बोर्ड एग्जाम हो गया, ईमानदारी से हो गया, अंक आप देंगे, चेक करके दे दिए, वो प्रिंट आउट बच्चा लेगा तो बोर्ड की ही मार्कशीट आएगी। कुछ लोगों का सवाल था साहब 5वीं और 8वीं बोर्ड के एग्जाम नहीं दिया, दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने हम गए तो वो तो कहेंगे बोर्ड की मार्कशीट ही नहीं है। तो बोर्ड की मार्कशीट का मैंने बताया पोर्टल से आपके जनरेट होगी, रिजल्ट जारी होगा, पेरेंट्स जाके पोर्टल पे चेक कर सकते हैं। तो बोर्ड जो लेना चाहते हैं उनके लिए बोर्ड भी हो गया, जो बोर्ड के झगड़े से बचना चाहते हैं उनके लिए बोर्ड से झगड़े का बचने का तरीका भी हो गया, हिंदी इंग्लिश मीडियम का भी खत्म हो गया। अब भारत सरकार का बोर्ड है तो भारत सरकार ने राजस्थान सरकार और सभी देश की सरकारों को लिखा है कि पोर्टल डेवलप करें, उस पर काम चल रहा है। थोड़े दिन बाद ऑप्शन आ जाएगा जिसमें ऑप्शन में आप जैसे पाठ्यक्रम अनुमोदन कराएंगे तो आप लिखेंगे तो जिस टैब में एक आ जाएगा भारतीय शिक्षा बोर्ड, तो फिर 8वीं तक के स्कूल के आगे भी भारतीय शिक्षा बोर्ड लिखा हुआ आएगा। टीसी आपकी इसी पोर्टल से कटेगी, आज भी कटती है सीबीएसई वालों की। 9 से 12 का जो सवाल था मैंने बता ही दिया। और कोई सवाल? अब किसी के सवाल हो? यस सर। सभी को सादर जय जिन्हें मेरा परम सौभाग्य है कि मैं अकलंक स्कूल एसोसिएशन, जो कि एक जैन समाज की संस्था है और गैर वैवैश्विक संस्था है, इसका मुझे सेवा करने का मौका इस साल मिला है। लेकिन आदरणीय सिंह साहब से पिछले 5-6 सालों से मैं संपर्क में रहा पतंजलि जाने के कारण, और तभी से आपके दिशा निर्देश में, आपके प्रयासों से मुझे वहाँ के गुरुकुल स्कूल देखने का भी मौका मिला। जिस दिन मैंने गुरुकुल स्कूल वहाँ देखा, मैं सबको शेयर करना चाहता हूँ। आप वहाँ जाओ तो वो जो कल्पना अपन ने देखी है कि राम के ज़माने में उसमें गुरुकुल हुआ करता था, वो गुरुकुल के बच्चों से मैं मिला। गुरु के बच्चों को जो संस्कार, उनके सुबह 3 बजे से जो कार्यक्रम चालू होता है, शाम को 7 बजे तक, वो नियमित रूप से जो उनकी चर्या रहती है, वो निश्चित रूप से आने वाले भारत के लिए एक नया इतिहास रचेगा। इसका मैं पूरी जिम्मेदारी
वहाँ के बच्चे वेदों में हो या चाहे किसी भी धर्म में हो या फिर अपनी अन्य भाषाओं में हो, 3 भाषाओं में उनका इतना कमांड है कि 4वीं से 5वीं के बच्चों को अगर आप उनके पढ़ते हुए देखें तो आप ये सोचेंगे कि वहाँ किस तरीके से पढ़ाइयाँ हो रही। वहाँ के हर क्षेत्र में, चाहे वो घुड़सवारी हो, वहाँ बलखम हो, पुरानी जितनी भी सब चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं, जो वास्तव में गौरवान्वित करती है कि कोई संस्था या कोई जना या रामदेव जी या आदरणीय हमारे सिंह साहब इस बारे में भारतीय संस्कृति के बारे में सोच रहे हैं। भारतीय शिक्षा बोर्ड कितना सीरियस है इन चीज़ों के बारे में। मैंने जैसे चर्चा की उसमें सब धर्मों का समावेश है। मैंने आदरणीय सिंह साहब से कहा, सिंह साहब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा, अगर जब मैं जैन हूँ तो मैं भी चाहता हूँ जैनियों के भी इसमें कुछ हो, आपकी सीरियसनेस देखें। इन्होंने हमारे जो गुरु हैं, चाहे वो रामटेक में जो कि बीटेक किए हुए हैं, उनसे मिलने के लिए स्पेशली स्वामी जी रामदेव जी और आप पूरी टीम के साथ वहाँ मिलने गए। जैन धर्म के बारे में आपने गहनता से जाना, साथ ही इन्होंने ये भी जाना, इन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर कोई भी पाठ्यक्रम में या किसी भी चीज़ में अगर आपको हमारे को नया नया सजेशन देने वो आप दें। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेके ये मैं मानता हूँ, हालांकि शुरू में एज ए मैनेजमेंट मेंबर मुझे बहुत दिक्कत आई, जैसे सब लोगों को आती है। कई प्रश्न होते हैं कि जो सीबीएसई के बच्चे हैं जो यहाँ पे अपने हो रहे हैं, उनका अगर, क्योंकि ये एकदम सत्य है कि कोचिंग का जो परिप्रेक्ष्य है, तो लोगों को इससे यही लगता है कि अगर हम भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ जाएंगे तो जो सीबीएसई के बच्चे जो आने वाले हैं वो किस तरीके से संस्था में जुड़ पाएंगे सीबीएसई से। ये जो जैन साहब आपने प्रश्न किया है, इसके बारे में पहली स्थिति तो ये है कि हम भी चूंकि भारत सरकार द्वारा गठित बोर्ड है, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का जो ब्लूप्रिंट है, जो एनसीईआरटी फॉलो कर रही है, सीबीएसई फॉलो कर रही है, उसको 100% हम फॉलो कर रहे हैं ब्लूप्रिंट। और हमारे बोर्ड में डायरेक्टर एनसीईआरटी भी मेंबर हैं, चेयरमैन सीबीएसई भी मेंबर हैं, और भारत सरकार के 7 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति भी मेंबर हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आईआईटी के प्रोफेसर एससी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वाले, मनिंदर अग्रवाल जो कंप्यूटर में पद्मश्री हैं, वर्मा जी फिजिक्स में पद्मश्री हैं। ऐसे पद्मश्री प्राप्त आईआईटीएन जितने भी विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय के हैं, कृषि से भी, कंप्यूटर से भी, फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से भी, वो सब भी मेंबर हैं। तो हम जो किताब बना रहे हैं वो एनसीईआरटी जो सिलेबस डिफाइन कर रही है, और हमारे सिलेबस में अंतर नहीं है, बस कंटेंट ये है कि अगर वो न्यूटन्स लॉ पढ़ा रहे होंगे तो वो जो ब्लूप्रिंट पढ़ाएंगे हम ही पढ़ाएंगे, लेकिन हम उसमें एक पेज महर्षि कणाद के वैशेषिक दर्शन के बारे में भी इंटीग्रेट कर देंगे। बाकी उनको कोई सामर्थ्य कम नहीं हो रहा है। एक लाइन में मैं अगर कहूँ कि एनसीईआरटी प्लस इंडियन नॉलेज सिस्टम इज इक्वल टू भारतीय शिक्षा बोर्ड, तो सामर्थ्य कम नहीं हो रहा है, दृष्टि में और व्यापकता आ रही है, अपनी जड़ों से जुड़ने की एक दृढ़ता आ रही है। और बाकी जो वर्मा जी हमारे साइंस की किताबों के बनाने के चेयरमैन हैं कमेटी के, एससी वर्मा जी का नाम कितने लोगों ने सुना है? फिजिक्स वाले एससी वर्मा, बहुत कम लोग। इसका मतलब यहाँ जितने भी विद्यालय हैं उनमें शायद जेई नीट की पढ़ाई कम होती है, वो लोग ज़्यादा हैं यहाँ, क्योंकि जितने भी जेई नीट वाले लोग हैं कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो उनकी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स ना पढ़ा हो, और उसी पर उनको पद्मश्री भी मिला भारत सरकार से। तो वो हमारी किताब बना रहे हैं जैन साहब। सारे आईआईटीएन 80-90% आपको ऐसे मिलेंगे जो उनकी किताब पढ़ करके ही आईटी में जेई में क्वालिफाई किए। तो जो हमारी किताब बना रहे हैं, तो आपको कैसे स्वप्न भी नहीं आना चाहिए कि उसमें सामर्थ्य कम हो।
बस ये मैं आपका शंका निवारण कर रहा हूँ। नमस्कार सर। ग्रामीण अंचल के जो विद्यालय हैं, वो जो टीचर का प्रशिक्षण जो हरिद्वार में होता है वो थोड़ा सा उनके लिए महंगा पड़ता है, इसलिए भी कुछ जुड़ने में थोड़ा संकोच करते हैं। अगर वो प्रशिक्षण राजस्थान में या संभाग स्तर पर हो जाए तो और सबको थोड़ा आसानी रहेगी। टीचर्स के प्रशिक्षण के लिए पहला फेज था जो हरिद्वार में हुआ। उसके पश्चात जो टीचर्स प्रशिक्षण लेने गए थे उनमें से अच्छे टीचर्स का सिलेक्शन किया गया जिन्होंने बेस्ट तरीके से लिया और उसका नाम रखा गया मास्टर ट्रेनर। और उनको प्रशिक्षण देके के उनकी एक सूची निकाल दी गई। जो गए उनमें से 15-15, 20-20 लोग एक सब्जेक्ट के गए थे, उसमें 2-2, 3-3, 4-4 का चयन कर लिया गया है। उनके द्वारा राजस्थान में ही ट्रेनिंग होगी, अब हरिद्वार में नहीं होगी। और अगर संख्या अच्छी होती है तो हम पहले ब्लॉक में करेंगे, क्योंकि मास्टर ट्रेनर का भी कर लेंगे तो ब्लॉक वाइज करेंगे, फिर जिले वाइज भी कर सकते हैं, फिर संभाग वाइज भी है। जो तो संख्या कम थी इसलिए वहां दिया गया। संख्या जब अच्छी आएगी तो बाकी यही ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग में कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन भी होगी ऑफलाइन भी होगी। एक आपके जो प्रशिक्षण की बात कर रहे हो उसके लिए एक ये भी है कि हम सिर्फ विषयों का ही प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं, क्योंकि विद्यालय का जो कल्चर होता है, इन्वायरमेंट होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। पुस्तक के अलावा विद्यार्थी जब किसी विद्यालय में प्रवेश करता है वहीं से उसके मानस में कुछ न कुछ बैठने लगता है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत एयर कंडीशन बिल्डिंग हो, कोई आवश्यकता नहीं। आप ऐसे भी मंदिरों में जाते हैं जहाँ पर कि बहुत भव्यता नहीं है, लेकिन आपको पहुँचते ही वहाँ दिव्यता की अनुभूति होती है। तो इसलिए भव्यता दिव्यता के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। तो विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर, सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर का भी रख रखाव और उसका प्रस्तुतिकरण, अगर घुसते ही उसे कुछ महापुरुषों का दीवारों पर चित्र दिखे, कुछ अच्छे स्लोगन दिखे, प्रेयर में अच्छी तरह से संगठित वार्ताएं हों, वो सब भी हम आपको देंगे प्रशिक्षण। और शिक्षकों तक ही नहीं बल्कि हमने जो प्रारूप बना रहा हूं मैं और बना चुका हूं कि जो विद्यालय हमसे जुड़ेंगे उनके अभिभावकों के प्रशिक्षण के लिए भी मॉड्यूल बना दिया है। क्योंकि अगर अभिभावक 6 घंटे तो आपके पास है बच्चा और 18 घंटे तो वहाँ है, घर पर है, अगर उस 18 घंटे जिनके पास है उनको हमने थोड़ा भी हलचल नहीं पैदा की, इस दिशा में ओरिएंट नहीं किया, तो सफलता की संभावना कम हो जाएगी। और एक कदम उससे आगे और करने वाले हैं हम। अगला चरण जो हमारे दिमाग में है, प्लान कर रहा हूँ कि जो लोग कक्षाएं चलाएंगे, कोशिश करेंगे कि उन्हीं विद्यालयों को हम ऐसा केंद्र बनाएंगे कि जिन गांव के, जिन कस्बों के, जिन वार्ड के बच्चे पढ़ रहे हैं उस क्षेत्र में उन्हीं बच्चों से एक सर्वे कराएंगे, या इनफॉर्मल सर्वे दूसरे माध्यम से भी हो सकता है, समाज सेवियों से। जो गर्भवती महिलाएं होंगी उनके लिए भी हम एक मॉड्यूल बना रहे हैं, क्योंकि विज्ञान भी अब ये कह रहा है, अभिमन्यु की कथा गलत नहीं है, अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन बच्चा गर्भ से ही उसका सबकॉन्शियस निर्मित होना शुरू हो जाता है। इसलिए उस दौर में भी माँ को क्या भोजन करना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, परिवार वालों का उसके साथ आचरण कैसा होना चाहिए। बच्चा जब गर्भ में है तभी से मातृशक्ति का भी एक मॉड्यूल के तहत हम एक नया प्रयोग कुछ कुछ विद्यालयों में प्रारंभ करेंगे, ताकि एक देशव्यापी आंदोलन बने। क्योंकि अगर माँ अशक्त है तो राष्ट्र सशक्त नहीं हो सकता। माँ ही है जो सशक्त बना सकती है पीढ़ियों को। इसलिए माँ को भी हमें टारगेट करना होगा। और विद्यालय बहुत अच्छे केंद्र हो सकते हैं अभिभावक के नाम पर, या अभिभावकों में से उनकी फैमिली के ऐसी महिलाओं से। तो मैं अनिल जी से सुबह चर्चा कर रहा था, मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है कुलदीप जी इसको वॉलंटियर करें कोटा में इस अभियान के लिए। और आप तो सौभाग्यशाली हैं राजस्थान के लोग कि मैं 3 बार मिला हूं आपके शिक्षा मंत्री जी से, आदरणीय मदन दिलावर जी से। इतने विजनरी
इतने ईमानदार, इतने संवेदनशील। मैं भी प्रशासनिक सेवा में 34-35 वर्ष रहा हूँ। बहुत ही विरले ही राजनीतिज्ञ मिलते हैं जिनको मैं कह सकता हूँ ऑनेस्टी के साथ विजनरी हूँ। ऑनेस्टी होती है तो विजन नहीं होता, विजन होता है तो करप्शन आ जाता है। सत्ता की भूख उनको नृत्य कराने लगती है, लेकिन अगर सत्ता जिसको नृत्य न कराए और विजन से जुड़े रखने दे, ऐसे शिक्षा मंत्री हैं। और भारतीय शिक्षा बोर्ड के विषय में उन्होंने भी कहा है कि आपकी दृष्टि बोर्ड की अच्छी है, भारत सरकार ने गठित किया है। हमारे स्तर से जो भी बोर्ड को आशीर्वाद कानूनी रूप से देना होगा, हम बोर्ड के साथ हैं। तो ऐसी दिशा में तो राजस्थान को बेस्ट मॉडल होना चाहिए इसके लिए। मैं रघुकुल नंदन गौतम जी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष एवं कोटा संभाग प्रभारी हैं स्कूल शिक्षा परिवार के, कि कुछ शब्द हमारे मेंबर्स के लिए कहें। परम सम्मानीय मंचासीन भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय सिंह साहब, जो आज के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में विराजमान हैं, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे लाडले प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अनिल जी शर्मा, कुलदीप जी माथुर साहब, पवन जी दिलावर साहब और सम्मानित मंच और मेरे संचालक साथियों, आज का जो ये भारतीय शिक्षा बोर्ड पर सेमिनार का जो कार्यक्रम है, उसका मूल उद्देश्य राजस्थान से अधिक संख्या में भारतीय शिक्षा बोर्ड से हमें जुड़ने के लिए आदरणीय अनिल जी के माध्यम से हमने पूर्व की बैठकों में स्वामी जी से चर्चा की थी और कई प्रश्न निकलकर जो सामने आए, उन प्रश्नों को लेकर आपके मन में जो दुविधा थी, उस दुविधा के समाधान के लिए आदरणीय सिंह साहब आपके बीच में आए हैं। आपकी समस्याओं का समाधान यही हमारे जिला मुख्यालय पर हो जाए, क्योंकि सभी संचालक साथी जुड़ना तो चाहते हैं। बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी शंकाएं उनके दिमाग में हैं, दिल में हैं, परंतु किसी कारणवश वो जयपुर या हरिद्वार जाकर के सेमिनार को अटेंड नहीं कर सकते हैं। उन संचालक साथियों के लिए सेमिनार रखी गई है और मैं बड़े हर्ष के साथ मंच को संबोधित करते हुए कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में जो ये सभी मेरे साथी बैठे हुए हैं, ये सब एक एक विद्यालय संचालक साथी हैं जो पूरे संभाग से यहाँ पर आए हैं। इनमें कोई टीचर्स नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, ये एक एक विद्यालय का संचालक है, विद्यालय का ओनर है, जो आपको सुनने के लिए, हमारी समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ पर उपस्थित है। साथियों, हम भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए पिछले कई वर्षों से हमारी संस्कृति कॉन्वेंट की तरफ जा रही है, मिशनरीज स्कूलों की तरफ जा रही है, जो हमारी संस्कृति के नैतिक और सांस्कृतिक पतन का कारण बनती जा रही है। आज हम शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन हमारा बच्चा संस्कार से वंचित है, और संस्कार अगर शिक्षा के साथ नहीं है तो ऐसी शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। आज हम देख रहे हैं बच्चा शिक्षित हो रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, लेकिन माता पिता, उनके वृद्ध माता पिता अनाथालयों में, वृद्ध आश्रमों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक संस्कार की कमी है, और उसी व्यवस्था से बचने के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन माननीय स्वामी जी के सानिध्य में, माननीय वीके सिंह जी की अध्यक्षता में किया गया है कि हम शिक्षा के साथ साथ भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, पारंपरिक जो हमारी संस्कृति थी उसको बचाने के लिए हम शिक्षा के साथ साथ देश के विकास में, देश की उन्नति और उत्थान में एक बड़ा योगदान देना चाहते हैं। तो केवल भाषणों से, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों से नहीं हो सकता। उसके लिए हमें धरातल पर उतरकर काम करना होगा। धरातल पर उतरकर जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, अभिभावकों की बहुत बड़ी उम्मीद के साथ अभिभावक आपके पास बच्चों को भेजता है कि मेरा बच्चा विद्यालय में जाकर के शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी सीखेगा, समाज में जीने के तरीके सीखेगा, देश की उन्नति में सहयोग बनेगा।
लेकिन हमारी जो मेघालय की शिक्षा पद्धति से हम जुड़े हुए हैं उसमें हमें कुछ नहीं मिल रहा है, केवल हमें कोरा ज्ञान दे रहे हैं। इस बोर्ड से जुड़ कर के हम संस्कृति के साथ साथ हमारी जो पारंपरिक सनातन संस्कृति है उसके रक्षण और पोषण के लिए हम आगे बढ़ कर के देश के विकास में, देश की भागीदारी में अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए मेरा आप सभी संचालक साथियों से निवेदन है कि आपने जो समझा सीखा उसको मनन करना और अपने विचार अपने दिमाग में बनाना। और भी कोई अगर आपके दिमाग में कोई बात हो तो हम ऐसी 1-2 सेमिनार और करेंगे अभी नए सत्र से पहले, आप उसमें अपने विचार रखना, हमें बताना, आदरणीय हमारे भाई साहब हैं अनिल जी, उनको बताना। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में राजस्थान के अंदर अगर हम सबसे ज़्यादा जुड़ना है तो कोटा संभाग को जुड़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आज इस बोर्ड से जुड़े और इस बोर्ड से जुड़ करके इस भारतीय शिक्षा बोर्ड में सहयोगी बने। इस कार्यक्रम के लिए मेरे जो सहयोगी साथी हैं, सभी पूरे संभाग से जो मेरे जिलाध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के साथी हैं और प्रॉपर रूप से कोटा के जो मेरे साथी हैं, आदरणीय हरिओम जी हैं, विनोद जी हैं, उनकी पूरी टीम, आदरणीय हरिओम जी गौतम साहब ने इस पूरे कार्यक्रम को, आदरणीय कुलदीप जी माथुर साहब ने इस पूरे कार्यक्रम को पिछले 2-3 दिन के 4 दिन के अल्प समय हमें मिला था और उस अल्प समय में इतना भव्य और सुंदर कार्यक्रम यह दिया है। इसके लिए मैं आदरणीय हरिओम जी गौतम साहब का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आदरणीय कुलदीप जी माथुर साहब का भी अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सब आदरणीय कुलदीप जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय हरिओम जी को भी मंच में बुलाना चाहूँगा कि प्रदेश अध्यक्ष जी भाई साहब अनिल जी शर्मा से भी निवेदन करूँगा, आदरणीय सिंह साहब से भी निवेदन करूँगा कि कोटा में हमारी ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है जो किसी संचालक साथी के जब भी कोई समस्या होती है, कोई मेडिकल की प्रॉब्लम हो, कोई आर्थिक प्रॉब्लम हो, कोई बाहर से जब कोई घूमने के लिए हमारे कोटा में आते हैं, उनको कोई रहने खाने पीने की सुविधा हो, हमारे जो भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़े हुए जो विद्यालय हैं उनकी जो कोई समस्याएं हो तो केवल एक फ़ोन पर उनकी सभी समस्याओं का अपना निजी काम छोड़ करके, कल राखी का त्यौहार होने के बाद हम सब अपने घर में राखी मना रहे थे, लेकिन हरिओम जी अपनी टीम के साथ यहाँ पर ये व्यवस्थाएं जमाने में मशगूल थे। ऐसे व्यक्तित्व के लिए जोरदार तालियां। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और वीके सिंह साहब से भी कहूँगा कि ऐसी शख्सियत का भी इस मंच पर सम्मान करें। आप सभी साथी यहाँ पधारे और आपने जो अपना इस महत्वपूर्ण समय में, संख्या यहाँ 200 और हो सकती थी, लेकिन राखी का त्यौहार और ग्रामीण क्षेत्र में आज बहुत तेज बारिश होने के कारण जो हमारे बाइक से जो साथी आ रहे थे वो यहाँ नहीं पहुँच पाए। कुछ साथी राखी का त्यौहार होने की वजह से बाहर होने के कारण वो नहीं पहुँच पाए। आगे जब कार्यक्रम होगा इससे दुगनी संख्या में हम कार्यक्रम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय एसएसपी, जय भारतीय शिक्षा बोर्ड। थैंक यू सो मच रघुकुल जी। नाउ आई रिक्वेस्ट श्री पवन दिलावर जो बारा क्रिकेट एसोसिएशन के ट्रेजरर भी हैं कि यहाँ आए और कुछ शब्द हमारे एसएसपी के लोगों के लिए कहें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जो कार्यक्रम कराया जा रहा है, इसमें प्रदेश अध्यक्ष अनिल जी शर्मा जी, जिन्होंने पूरे हाड़ौती के स्कूल के शिक्षकों को, संचालकों को एक जगह एकत्रित किया है, इसके लिए मैं उनको बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज जिस निमित्त हम लोग आए हैं, भारतीय शिक्षा बोर्ड जिसके कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर एनपी सिंह जी जो रिटायर्ड आईएएस हैं, उनका भी यहाँ अभिनंदन और स्वागत करते हैं। उनके साथ पांडे साहब आए, उनका भी स्वागत करते हैं। कुलदीप जी माथुर जो यहाँ मंचासीन है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और रघुनंदन जी गौतम जो आपके संभागीय अध्यक्ष हैं, उनका भी स्वागत करते हैं और उनको भी धन्यवाद देते हैं। हम सबको पता है कि हम सब लोग देश के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम सब लोग चिंतित हैं कि संस्कारों में कहीं ना कहीं न्यूनता आई है। इसीलिए कभी जो पूर्व के वक्ताओं ने इस पे काफ़ी जोर डाला है और कहा है कि कहीं ना कहीं हमारे जो संस्कारों में न्यूनता आई है उसको कैसे कम करके और उस पर आगे बढ़ा जाए।
और पाश्चात्य संस्कृति के जिस प्रकार से फैल रही है उससे भी वो चिंतित हैं। और इसीलिए वैदिक शिक्षा की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं हम सब के लिए और देश के हित के लिए और प्रदेश के हित के लिए बहुत आवश्यक है। हम सब जानते हैं ये जो शिक्षक बैठे हैं इनमें से कईयों के स्कूल में मैं पढ़ा हुआ हूँ। माननीय हमारे आलोक जी जो स्वामी टेवराम स्कूल में मैं उसमें पढ़ा हुआ हूँ, इस स्कूल में मैं पढ़ा हुआ हूँ स्वामी विवेकानंद, और सरकारी स्कूल में भी मैं पढ़ा हुआ हूँ। इसलिए मैं जानता हूँ कि अभावों में रह करके संचालक किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाते हैं और किस प्रकार से उनके लिए चिंतित रहते हैं और उस चिंता को वो लोग किस प्रकार से उनके विकास के लिए, उसकी शिक्षा के लिए और अच्छा बेहतर बनाते हैं। और मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से कोई बच्चा यदि मिड सेशन में या मिड बीच में कोई स्कूल छोड़ने के लिए यदि तत्पर रहता है या किसी प्रकार से वो कि पिताजी के कई बार स्वास्थ्य खराब हो जाने से या कोई कानूनी प्रक्रिया में उलझ जाने से कई बार बच्चों के साथ ये समस्या आती है, माताओं के साथ, कि अब बच्चे को हम पढ़ा नहीं सकते, ऐसी स्कूल में वो स्कूल छुड़वाना चाहते। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि ऐसे बच्चों के लिए भी आप कहीं ना कहीं अपने स्कूल में किसी भी प्रकार से उसको स्कूल नहीं छोड़े, इस पर आप ध्यान दें, क्योंकि एक भी बच्चा अशिक्षित रह जाता है तो यह हम सब के लिए कलंक के बराबर, यह हम सब के माथे पे एक बहुत बड़ा कलंक है यदि हमारे इर्द गिर्द कहीं पर भी एक बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाता है। मैं जानता हूं कि सभी स्कूल बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों में नैतिकता के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों में अनुशासन के लिए काम कर रहे हैं और बच्चों में किस प्रकार से प्रामाणिकता के साथ काम कर रहे हैं और पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन सब शिक्षकों को, उन सब संचालकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से पतंजलि के द्वारा या पतंजलि के संरक्षक के रूप में या उनके मार्गदर्शन में भारतीय शिक्षा बोर्ड काम कर रहा है, हम सबको पता है पतंजलि को हम लोग अनेकों सालों से देखते आ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि देश के हित में ही पतंजलि काम करता है, तो स्वाभाविक बात है इसमें भी कहीं ना कहीं देश का हित छुपा है, क्योंकि किसी भी प्रकार से हम लोगों ने देखा है कि भाई हमारे स्कूल से बच्चा केवल और केवल शिक्षा लेके जाता है, पर सर्वांगीण विकास के लिए कहीं ना कहीं उसके फिजिकल के लिए, उसके मेंटली के लिए, उसको योगा वगैरह कहीं ना कहीं उन सब की चिंताओं के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं और कहना चाहता हूं कि हमारे स्कूल शिक्षा परिषद के जो अनिल शर्मा जी हैं, मैं इनके लिए कहना चाहता हूं आप इनके अध्यक्ष के रूप में बिल्कुल सुरक्षित हैं। मैंने कई बार देखा है ये माननीय मंत्री जी से लड़ते रहते हैं, डायरेक्टर से लड़ते रहते हैं, सेक्रेटरी से लड़ते रहते हैं, तो मैं निश्चित रूप से मान सकता हूं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसी प्रकार से अपना काम करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।